बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। साइफर का जो मुकदमा साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी साहब जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, अडियाला जेल में चल रहा है, उसका फ़ैसला क्या आएगा, इस पर बात करेंगे। और फ़ैसला साज़ों के लिए अब ये कितना मुश्किल मरहला होगा कि कैसा फ़ैसला सादर फरमाएं और कौन इनसे ये फ़ैसला करवाने जा रहा है, उसके मकासद क्या है और नुकसानात इस पर कितने होंगे, असरात कितने मरतब होंगे मुल्क पर और मुल्क की सियासत पर और पार्टी के लिए क्या मामलात होंगे, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब का ज़ोर पब्लिक में टूट नहीं रहा है और हमारे अदारों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि तमाम तर हरबों के बावजूद अवाम में जो कुछ हो रहा है खुलकर सामने आ गया है और अवाम इसके ख़िलाफ़ ही जा रही है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से एक मीडिया कैंपेन चल रही है, प्रोग्रामों में डिस्कशन हो रही है, एक हाइप क्रिएट की जा रही है, बिल बोर्ड्स पाकिस्तान के अंदर अवेज़ा किए जा रहे हैं। मियां साहब क्या पाकिस्तान वाकई जाएंगे, इस बारे में दो राय पाई जाती हैं और उनका प्लान क्या है। फ़लस्तीनियों की हमायत में या हमास की हमायत में कौन कौन से ममालिक सामने आए हैं और कौन कौन से ममालिक अभी सोच रहे हैं या गू मंगू की सूरत हाल से दो चार है, इस हवाले से क्या हो रहा है। और अगर पाकिस्तान में आज एक मजबूत लीडर होता, मजबूत हमारी हुकूमत होती या हमारी मैशत मजबूत होती, तो हम भी पाकिस्तान की तरफ से कोई एक बयान जारी कर सकते थे, बजाय ये कि वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने एक ट्वीट किया है और कोई कौमी तौर पर हमारी हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इस वक्त मुकदमा अडियाला जेल के अंदर चल रहा है, इसका मकसद आप सबको पता है कि सिर्फ़ एक ही है कि इमरान खान साहब को मंज़र से हटाया जाए, इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर निकाला जाए। और फ़ैसला भी लगता यही है कि यही आएगा कि इमरान खान को मज़ीद सज़ा होगी और सज़ा देने का मकसद सिर्फ़ यही है हमारे अदारों का, कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, कि इमरान खान इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर हो जाए। और मैंने जैसे पहले भी ये कहता रहा हूँ, जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए थे तो मकसद ये है कि इतने मुकदमात जो कायम हुए 186 और 100 से ज़्यादा उनकी पेशगियाँ हो चुकी थी, तो इसका मकसद महज एक ही था कि किसी न किसी तरह उनकी तज़लील की जाए, उन्हें मंजरनामे से हटाया जाए। साइफर का मुकदमा बिल्कुल झूठा बेबुनियाद है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान का हर कानूनदान कर रहा है। और पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदान जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है और साबिक वज़ीर कानून भी रहे, जनाब एतजाज़ हसन साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहा है कि साइफर का मुकदमा बिल्कुल झूठा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आइनी तौर पर उनको यह अख्तियार था। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें साइफर लहराना नहीं चाहिए था, बल्कि आवाम को दिखाना चाहिए था, और ये उनके आइनी दायरा कार के अंदर मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म जो हल्फ देता है उसमें ये हल्फ होता है कि खुफिया राज जो है, कौमी राज, वो खुफिया ही रखे जाएंगे। लेकिन इस मामले में बाकायदा वज़ीर आज़म साहब ने एक मीटिंग बुलाई और वहाँ हमारे सिक्योरिटी के जितने अदारों के चीफ थे वो भी बैठे हुए थे और बाकायदा डोनाल्ड लू का जिक्र हुआ वहाँ पर, इसके मंदरजात या कंटेंट वहाँ पर डिस्कस हुए और वहाँ पर अमेरिका को से एहतजाज भी किया गया इस साइफर के हवाले से। इसी तरह फिर जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग चेयर की साइफर के हवाले से, तो हमारे सारे अदारे वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जो सरबराहान थे वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी बाकायदा ये तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई है। तो एतजाज़ हसन साहब हैं, उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल वज़ीर आज़म कर सकता था, उसके दायरे अख्तियार में था, चूँकि इसमें मुदाखलत हुई है, इसमें एक मुंतखब इलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाने के बारे में बताया गया और एक तरीक़ाकार भी बता दिया गया कि इस तरह
वज़ीर आज़म को अदम एतमाद से हटाना है। इस वजह से डोनाल्ड लू का जिक्र है, इसमें पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाने की बात की गई है। तो ये खुफिया राज नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान के कौमी मफाद में था। तो एतजाज़ हसन साहब ने इसके परखचे उड़ा दिए हैं। जितनी भी पाकिस्तान की अवाम है, उनको पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के अदारों की, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनकी भी इंटेंशन सामने नज़र आती है कि वो इस वजह से इमरान खान साहब को मज़ीद सज़ा देना चाहते हैं ताकि इलेक्शन हो, इलेक्शन प्रोसेस से पीटीआई इमरान खान माइनस हो जाए, और माइनस होने के बाद इलेक्शन हो, पीटीआई के 2-3 हिस्से बना दिए जाएं। ये है सारा मंजरनामा। और एक और पहलू निकलता है, जो हम सुनते थे ना, मरियम नवाज कहती थी, मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो 2018 वाला जो स्क्रिप्ट है, वही स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे और इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई थी। इस तरह का टार्चर, इस तरह की पाबंदियाँ नून लीग के ऊपर नहीं थी। ये बात दुरुस्त है कि मियां साहब जेल के अंदर थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इलेक्शन लड़ा और मुस्लिम लीग अपोजिशन की बड़ी जमात बनकर सामने आई। लेकिन ना 10,000 गिरफ्तारियां थी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी, और ना ही लोगों के इंटरव्यूज़ होते थे कि उनकी लॉयल्टियां तब्दील की जाएंगी। उनकी पार्टी को तकसीम करने के बारे में कोई ऐसी साजिश नहीं हुई थी। अभी तो एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है, एक परवेज़ खट्टक साहब की पार्टी बनाई गई है, अभी फिर मज़ीद पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन अवाम है कि उसका ज़ोर जो है वो टूट नहीं रहा है। मियां साहब के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक इनबिगविटी पाई जाती है कि मियां साहब पाकिस्तान जाएंगे। मीडिया पर एक भरपूर कैंपेन चल रही है। इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि 11 अक्टूबर को लंदन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उम्रा करने के लिए जाएंगे और 17 या 18 तारीख को दुबई पहुंचेंगे। दुबई से 21 तारीख को वो स्पेशल जहाज़ उनके लिए बुक हो गया है, जिसमें साफ़ी जो उनकी अपनी जमात के हैं और फिर कुछ इनकी पार्टी के रहनुमा इस्लामाबाद जाएंगे या लाहौर जाएंगे। ये कहा जा रहा है, माहौल पैदा किया गया है कि वो वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का ज़ोर नहीं टूट रहा है। जलसे जो नून लीग के और उसमें लोगों की आमद कम है, खाने जो बचे हुए हैं वो यतीम खानों को भेजे जा रहे हैं, चूँकि पब्लिक वहाँ पर उसको अटेंड नहीं कर रही है। इसी तरह जहाँ कहीं भी कोई जलसा होता है या कहीं बड़ी शख्सियात किसी शादी की तकरीब में जाती हैं इमरान खान की अपोजिशन में, तो वहाँ पर नारे इमरान खान जिंदाबाद और पीटीआई जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अब मियां साहब वहाँ पर पाकिस्तान जाकर ही ख़त्म करेंगे, मैशत को ठीक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान साहब को बाहर रखा जाता है या माइनस कर दिया जाता है, पीटीआई से उसका मैंडेट छीनने की कोशिश की जाती है। एक ऐसे इलेक्शन, पहले तो ये है कि उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। अगर इलेक्शन हो भी गए तो मियां साहब को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिस तरह इनको 98 में मिली थी 2/3 उस तरह नहीं मिलेगी, चूँकि इन पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एतबार नहीं करती और इनकी हुकूमत जो है वो महदूद अख्तियारात की हुकूमत ही होगी। मेरा तजिया बहरहाल इस मौके पर यही है। होना तो ये चाहिए कि वफाक की जो जमात है, कोई भी है, वो पीपल्स पार्टी है, वो पीटीआई है, जिसमें आवाम में मकबूलियत है, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए। लोगों को फेडरेशन की जमातों को मजबूत होना चाहिए। इस वक्त पीटीआई एक ऐसी जमात थी जिसकी न सिर्फ चारों सूबों में अक्सरियत है, बल्कि वोटों के अतबार से, बल्कि वो इक्वली आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत थी, वो तब्दील की गई है। वज़ीर आज़म वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में पीटीआई का है, जो अपोजिशन लीडर है वो भी पीटीआई का है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान जो सेंसिटिव इलाके हैं पाकिस्तान के, मजबूत दफाई सियासी यूनिट हैं, उन वहाँ भी हुकूमतें तब्दील करवा दी गई हैं। तो चारों सूबों में और फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जिस पार्टी की अक्सरियत थी, वोट था, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि फेडरेशन कमज़ोर हो रही है, इस्लामाबाद कमज़ोर हो रहा है, वफाकी हुकूमत कमज़ोर हो रही है। होना तो ये चाहिए कि वफाक की जो पार्टियाँ होती हैं उनको मजबूत किया जाना चाहिए। रीजनल जमातें मसाइल पैदा करती हैं ताकि कुछ फैसले लें। मियां साहब पाकिस्तान में अगर उनकी हुकूमत बन भी गई तो महदूद अख्तियारात की होगी। एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनकी इंटेंशन, इनकी पहले 3 दफ़ा नहीं बनी और चौथी बार भी नहीं बनेगी। जब तक
الیکشن نہیں ہوتے میاں صاحب کوئی بیانیہ بنانے میں ناکام رہیں گے، عوام وہ بیانیہ بائی نہیں کریں گے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس بھی کوئی بیانیہ نہیں ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیانیہ بنائیں گے تو اوبویسلی وہ بیانیہ ڈر کے بنائیں گے اور محدود طریقے سے بنائیں گے، کر نہیں کچھ سکتے، چونکہ انہیں سب کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کی تو ہمیں الیکشن کے پروسیس سے باہر کر دیا جائے گا یا ہماری ووٹیں کم ہو جائیں گی، ہمیں سیٹیں کم ملیں گی۔ یہ ہے سارا پلان پاکستان کے اندر۔ 40 ممالک کی فورس بنی تھی تو میاں اس وقت آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب کو اس فوج کا سربراہ بنایا گیا تھا، وہ فوج کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک ملک پر حملہ جو ہے ہوگا 40 ملکوں پر تصور ہوگا، تو وہ بات ہمیں اب نظر نہیں آ رہی ہے۔ حماس کی حمایت میں شام بول رہا ہے یا پھر ایران بول رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں بول رہا ہے۔ جنگی قیدی بنائے گئے ہیں یا انہیں ہوسٹیج میں لیا ہوا ہے جو سویلین ہے، ان کی جان کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے، تو اسرائیلی اوپر سے بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ جانے سے ابھی جو ہے وہ ڈر رہے ہیں، اور یہ جنگ بہت طویل ہو سکتی ہے کہ کہیں رشیا اور چائنا اس کی بیک پہ نہ ہوں، اور عرب دنیا جو ہے ان کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا ہو گئی ہے کہ 6 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو بہت دنیا کے اندر حالات پیدا ہو رہے تھے کہ اب جو اسرائیل ہے اس کو مسلمان ممالک تسلیم کر لیں گے اور بزنس ایز یوزول ہوگا۔ ان ملکوں کے اوپر بہت سارا پریشر تھا، اچانک حالات تبدیل ہو گئے، یہ کہیں تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار نہ کر جائیں یہ حالات، اس کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ تیز ہوں، فوری طور پر جنگ بند ہو، اور جو اسرائیل نے فلسطین کے علاقے قبضے میں کیے ہوئے ہیں وہ خالی کریں، اور جس طرح غزہ کی محدود سی ایک پٹی ہے اور پھر ویسٹ بینک کے 2 علاقے رہ گئے ہیں۔ 1948 میں یہ طے پایا تھا کہ فلسطین کی زمین پر اسرائیل اور فلسطین 2 آزاد ریاستیں ہوں گی، یہ طے پایا تھا۔ اس کے بعد یروشلم انٹرنیشنل ایک سٹی بنے گی، لیکن صورتحال تبدیل ہوتی، امریکہ ہمیشہ اس کی حمایت کرتا رہا ہے، اور اب بھی امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، ویسٹ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہاں پر مظاہرے یہاں پر برطانیہ میں، یورپ میں فلسطین کے حق میں جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں۔ تو دنیا حماس کے حملے کے بعد دنیا کا یا عالمی سطح پر جو حالات ہیں وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی مضبوط حکومت آج پاکستان میں ہوتی، کوئی مضبوط لیڈر ہوتا، آج یہ ہوتا کہ وہاں سے ایک اسٹرانگ بیان ضرور آ جاتا، لیکن ہماری حکومت کمزور ہے، اور کاکڑ صاحب نے ایک ٹویٹ کا ہی بس سہارا لیا ہے۔ یہ ٹویٹ کافی نہیں ہے۔ تو جب یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو پاکستان پر بھی پریشر تھا کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، تو عمران خان صاحب نے اس وقت یہ بیان دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کی پاداش میں بہت سارے پاکستانی یو اے ای سے ان کے ویزے کینسل ہوئے، انہیں پاکستان بھیج دیا گیا، لیکن حالات تقریباً تعلقات خراب تھے۔ تو اس وقت جو عرب نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کی وہ تقریر جو یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے فلسطین کے حق میں کی تھی وہ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ ایک آزاد خود مختار فلسطین کی ریاست بنے۔ ابھی عرب لیگ کا اجلاس بدھ والے دن ہوگا، اور پھر OIC کا اجلاس جو ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ مسلمان ممالک مل کر ایک اسٹرانگ کوئی لائحہ عمل اختیار کریں گے، اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فلسطین ایک حقیقت ہے، ان کی ایک طرف یعنی ٹینک ہے، ایک طرف بمبارڈمنٹ ہے، اور ایک طرف نیت فلسطینی ہے۔ اوبویسلی کہا یہ جا رہا ہے کہ حماس نے بہت سارے راکٹ داغے ہیں اور دونوں طرف سے بے شمار ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگ جان باک ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں سے ڈسپرس ہو گئے فلسطین کے اندر سے بھی۔ تو وہ ایک مہاجرین کی ایک چھوٹا سی کیمپ ہے ایک مخصوص علاقے میں، وہاں پر بمباری ہو رہی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ مسلمان دنیا اٹھ کھڑی ہوگی، اور دنیا یہ دیکھے گی کہ چونکہ یہاں آج کل جنگیں جب ہوتی ہیں تو ایک ملک میں نہیں ہوتی بلکہ سب ملکوں میں ہوتی ہیں، اس حوالے سے کچھ کیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔